हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो आपके जो आने वाला एग्ज़ाम केजीओ में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस में स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला, और एम्स नॉर्सेट, और साथ ही साथ जो एनएचएम सीएचओ, और इसी के साथ साथ जो यूपी में अभी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी में जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आई होप आप सभी लोगों में से सारे लोग आई थिंक पीटी का तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का होगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने नहीं फॉर्म फिल किया है वो इस बार जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि आगामी जो यूपी की वैकेंसी आने वाली हैं वो जब यूपी ट्रिपल एससी का जो आप लोग पीटी देंगे उसी के बिहाफ पे आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिए, तो पीटी का फॉर्म भी जरूर भरिए। और साथ ही साथ ये जो जीएस का जो पोर्शन है ये तो सभी एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि जो केजीएमयू में है इसमें भी 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। साथ ही साथ जो पीसीएस में तो ज़्यादा इसका रोल है जीएस का, और साथ ही साथ जो जो ये नॉर्सेट है और ये जो तुम्हारा आपका जो एनएचएम सीएचओ है, इस सब में भी जीएस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और हाँ फ्रेंड, इससे पहले बहुत से वीडियो डाले जा चुके हैं, जैसे कि जो नर्सिंग केजीयू में नर्सिंग के लिए जो क्लासेस चल रही हैं उनके भी वीडियो डाले जा चुके हैं। तो अगर आप लोग उनको नहीं देखें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और उन वीडियो में जो है जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन डाले गए हैं। तो यहाँ ये जो अभी डाले जा रहे हैं ये जीएस के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस के लिए और यूपी पीटी के लिए हिंदी की क्लासेस भी डाली जाएंगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और वीडियो को कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में कमेंट भी करिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 32 है ये भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये भाग 3 से संबंधित है, जो आर्टिकल 32 है। और जो भाग जो 3 है, भाग जो तीसरा है, ये जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। तो देखते हैं जो सही उत्तर इसका, जो भाग 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो जो आर्टिकल 32 है ये किसी व्यक्ति के अगर जो मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उनके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि उसके जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो किस लिए हुआ है, तो इसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आर्टिकल 226 भी आता है। 226 जो आता है इसके तहत जो है व्यक्ति जो है हाईकोर्ट में जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जो है संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर टाइम नहीं है तो वो किसी अन्य न्यायालय को भी ये आर्टिकल 32 से संबंधित जो मामला है इसको देखने के लिए कह सकती है। आगे देखते हैं, आगे जो है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। तो यह आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रकृति जो है विवेकाधीन है। आगे जो है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के जो है न्यायिक आदेश होते हैं। तो जो आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और उत्प्रेषण और नज़रबंदी, ये जो है 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 32 है, जो आर्टिकल 32 है, इसको जो है B.R. अम्बेडकर ने जो कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है आर्टिकल 32 को। तो आप लोग इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था भाग थर्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि और इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो जो संविधान, एक तरफ संविधान के भाग दिए हुए हैं, विषय वस्तु उसमें क्या है शामिल, और जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भाग पहला है, ये जो भाग फर्स्ट है, इसमें जो है संघ और उसके प्रदेश जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें संबंधित है, जो आर्टिकल जो है संविधान के 1 से 4 तक जो है ये संघ और उसके प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है, और ये भाग 1 में आते हैं। भाग सेकेंड जो है इसमें जो है नागरिकता है उसके बारे में बताया गया, और इसका जो आर्टिकल है 5 से 11 तक डिफाइन किया गया है। और यही जो अभी क्वेश्चन पूछा गया, जो भाग 3 है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये जो है 12 से 35 तक है जो आर्टिकल। साथ ही साथ जो ये भाग जो 4 है, भाग 4 जो है ये डीपीएसबी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें शामिल हैं भाग 4 में। तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है डीपीएसबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है इसके बारे में पूछा गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसको जो है कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ मुक्त बाजार तत्वों और कुछ समाजवादी तत्वों के साथ संगठित अर्थव्यवस्था है जो शुद्ध पूंजीवाद और शुद्ध समाजवाद के बीच कहीं एक निरंतरता पर स्थिर है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिक्सअप होती है। तो उसको ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के फीचर्स हैं। आगे देखते हैं। यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होते हैं जो ये सह अस्तित्व में होते हैं। आगे जो दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर उत्पादन के अधिकांश साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और नियंत्रण लेकिन अक्सर सरकारी विनिमय के तहत बनाई जाती हैं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है जो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं ये होती तो प्राइवेट हैं, लेकिन जो इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के फीचर्स हैं। आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है, जो भारत है, भारत एक जो है जो मिक्स या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वास्तव में सभी ज्ञात ऐतिहासिक और आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। तो भारत जो है मिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आप लोग ये याद रखिए, जो पूछा जाए कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है। तो भारत के कौन से द्वीप में जो है ज्वालामुखी उद्गम देखा मतलब है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये जो है बैरन में है। और ये जो बैरन द्वीप जो है ये जो है अंडमान निकोबार में आता है। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो जो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से लगभग जो 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो जो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार से जो है 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो ये किसमें इसका जो है दक्षिणी और उत्तरी जो क्या बोलते हैं दक्षिणी और उत्तरी जो कलाएं हैं इनका मिश्रण किसमें हुआ है। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जो पट्टाकल जो है आकृति जो है ये जो है यहाँ पे दक्षिणी और उत्तरी जो वास्तुकला का सुमेलन मिश्रण देखा गया है। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाकल। तो और ये जो पट्टाकल जो है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये जो है ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं। पट्टकल यूनेस्को द्वारा निर्दिष्ट सारग्राही कला के उच्च स्तर को निरूपित करता है। इसको जो है चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापत्य रूपों का एक सुमेलित मिश्रण था। ये जो है चालुक्य वंश के टाइम जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के टाइम पे जो है भारत में दक्षिण भारत में जो स्थापत्य कला के लिए सुमेलित मिश्रण माना जाता था। आगे देखते हैं। आगे जो है 9 हिंदू मंदिरों और एक जैन शरण स्थान की एक प्रभावशाली श्रृंखला वहाँ देखी जा सकती है। यह कर्नाटक के बालकोट जिले में मालप्रभा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। तो ये जो कर्नाटक का जो बालकोट जिला है उसमें जो मालप्रभा नदी है उसके जो पश्चिमी तट पर स्थित है। हिंदू मंदिर आमतौर पर शिव को समर्पित हैं, लेकिन जो वैष्णववाद और शक्तिवाद धर्मशास्त्र और किंवदंतियों के तत्व भी यहाँ चित्रित किए गए हैं। तो ये जो है यहाँ भगवान शिव के साथ साथ जो वैष्णववाद जो है इसकी जो भी चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो ये जो है पट्टाडकल जो टेम्पल है ये यहाँ सब फिगर बना हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसका एक श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता। तो जो इसमें से किसका जो है श्रेय जो है शाहजहां को नहीं दिया जा सकता है। तो इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। किला ए कुहान मस्जिद जो है इसका श्रेय जो है शाहजहां को नहीं दिया जाता क्योंकि ये जो है शाहजहां के शासनकाल में नहीं बनी थी। बाकी जो मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, रंग महल जो है ये शाहजहां के कार्यकाल में बने थे। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो इस किला ए कुहान मस्जिद के बारे में देखते हैं। किला ए कुहाना मस्जिद, यह मस्जिद जो है दिल्ली के पुराना किला के अंदर स्थित है और इसे जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इसको जो बनवाया था 1538 से 1545 के बीच इसको बनवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद पुराने किले पर कब्जा कर लिया था। तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया था उसके बाद इन्होंने पुराने कब्जे पर पुराना जो इनका किला था उस पर कब्जा कर लिया था और वहीं पर उन्होंने जो है किला ए कुहाना मस्जिद बनवाई थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। वहाँ उसने अपने निजी उपयोग के लिए मस्जिद का निर्माण किया जो उसकी शाही आकांक्षा का प्रतीक है। तो इसने जो ये मस्जिद बनवाई थी ये अपने पर्सनल यूज के लिए ये इसने मस्जिद बनवाई थी।
तो इस मस्जिद के बारे में और दिया हुआ है, यह एक बड़ी एकल गलियारे वाली मस्जिद है जो सुल्तान की जामी या शुक्रवार की मस्जिद के रूप में जानी जाती है। तो इसको जो है सुल्तान की जामी या शुक्रवार की मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है किला ए कुहान मस्जिद जो है, इसका जो निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये महाजनपद दिए हुए हैं, उनकी राजधानियों को मैच करना है कि कौन सी महाजनपद की कौन सी राजधानी, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जो ये महाजनपद दिया हुआ, साथ में उसकी जो राजधानी इसके बारे में दिया हुआ है। तो मगध की राजधानी क्या है, वत्स की और सूरसैनी और कंबोज की जो राजधानी कौन कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। तो जो इसका जो फर्स्ट करेक्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो मगध है, मगध की जो है राजगृह है, मगध की जो फर्स्ट ए का जो है सेकंड से जो मैच है। बाकी जो सेकंड जो यहाँ पे बी है, बी की जो वत्स की कौशाम्बी है, और सूरसैनी जो है मथुरा से संबंधित है, और साथ ही जो कंबोज है ये जो है राजपुरा से संबंधित है। तो इसी के बारे में आगे जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट मैच था, ये मैच था इसका करेक्ट। तो इसमें देखते हैं मगध जो है यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। जो ये मगध जो है वर्तमान में बिहार में है, और मगध की राजधानी राजगृह है। साथ ही साथ जो है प्रथम बौद्ध संगत जो है राजगृह में हुई थी। जो बौद्ध संगत पहली हुई थी, ये जो है राजगृह में हुई थी। जो आगे जो वत्स है, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है, यह वर्तमान इलाहाबाद में स्थित है। तो जो वत्स प्रेजेंट टाइम में जो इलाहाबाद में स्थित है। साथ ही साथ वत्स राज जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित था। साथ आगे जो है सूरसैन जो है, यह सूरसैन की जो राजधानी है मथुरा है, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे जो कंबोज दिया है, कंबोज की राजधानी राजापुरा थी, और यह कश्मीर में हिंदुकुश पहाड़ों के आसपास स्थित था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक HDI की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मेजर किया जाता है, तो इसमें कौन सा संकेत का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, सामाजिक असमानता को जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिपूंजी आय जो मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है, इन तीनों को काउंट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इसको नहीं शामिल किया जाता है। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था सामाजिक असमानता, इसको नहीं शामिल किया जाता है। मानव असमानता सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना के लिए सामाजिक असमानताओं का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसके बारे में देखते हैं। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। मानव विकास सूचकांक HDI एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक आयामों में देश की समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ किसी देश में सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शैक्षिक स्तर और उनके जीवन स्तर पर निर्भर करता है। तो ये सारा जो देखा जाता है कि उनका जो लोगों का कैसा स्वास्थ्य है, साथ ही साथ उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और जीवन स्तर उनका क्या है, तो ये सब उसमें इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काउंट करने में। तो अगर किसी देश का जो HDI स्कोर उच्च होता है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर उच्च होता है, तो यह वह दर्शाता है कि वहाँ का जो है वहाँ के लोगों का जीवन काल अधिक है, साथ ही साथ शिक्षा का जो स्तर है वो भी अधिक है, और प्रति व्यक्ति जो GDP है ये भी वहाँ की अधिक है, जहाँ का HDI इंडेक्स उच्च होता है। आगे देखते हैं। आगे जो है ये जो HDI इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। तो ये HDI इंडेक्स को जो जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। महबूब उल हक ने 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने HDI इंडेक्स बनाया था। तो जो महबूब उल जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्हीं के द्वारा जो है HDI इंडेक्स को बनाया गया था। साथ ही साथ जिसके आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और ये इसमें 2 प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। एक तो होती है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, दूसरा होता है लिंग असमानता सूचकांक। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है बहुआयामी गरीबी को जो कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको कहा जाता है। साथ ही साथ जेंडर, ये सेकंड जो लिंग असमानता सूचकांक है, इसको जो कहा जाता है जेंडर डिस्पैरिटी सूचकांक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो जनवरी 2023 में जो उत्तर भारत के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का जो उद्घाटन जो किया गया था, ये चंडीगढ़ में किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये कोई इसमें कोई क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो पहले में पूछा गया है, एक संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। दूसरे में बताया गया है, दूसरा कथन में बताया गया है, जिस देश का संविधान है जरूरी नहीं कि वह लोकतांत्रिक ही हो। तीसरे में पूछा गया है, ये एक संविधान सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। तो निम्नलिखित कूट में से का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो इसमें करेक्ट, इसका जो सेकंड करेक्ट है, ये जो तीनों हैं, ये तीनों करेक्ट हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट उत्तर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ये तीनों सही थे। तो इसके बारे में देखते हैं। किसी देश का संविधान निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जो किसी देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकारों के बीच में संबंध को भी निर्धारित करता है। तो ये जो है संविधान जो एक होता है जो लोगों को और सरकार को नियम से बांध के रखता है। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही कथन जो था, कथन फर्स्ट में था, तो कथन फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। तो जो संविधान होता है, एक संविधान जो है कई कार्य करता है, जैसे कि यह विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने के लिए आवश्यक विश्वास और समन्वय की डिग्री उत्पन्न करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन ऐसे किया जाए जिसके पास कौन से निर्णय लेने की शक्ति है। तो ऐसी सरकार का गठन करना चाहिए हो इस संविधान के अनुसार कि जो वो अपने निर्णय खुद से ले सके। ऐसा नहीं कि सरकार तो किसी और की है लेकिन उसके निर्णय कोई और ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे जो बताया गया है, यह सरकार की शक्तियों की सीमा को कम करता है और हमें नागरिकों के अधिकारों को बताता है। तो ऐसा ये जो है सरकार की शक्तियों को जो लिमिट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मनमानी का कार्य करे। और ये जो सरकार अपनी मनमानी का कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, साथ ही साथ जो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, तो ये भी जो है संविधान ही बताता है। तो ये जो कथन थर्ड में दिया था, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं। यह एक अच्छे समाज के निर्माण के बारे में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो जो संविधान होता है, ये किसी अच्छे समाज में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का भी एक साधन है। आगे जो था कि संविधान वाले सभी देश जरूरी लोकतांत्रिक नहीं है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिन देशों में संविधान बना ही है वो लोकतांत्रिक ही हों, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसी के बारे में आगे बताया गया है। संविधान वाले सभी देश लोकतांत्रिक हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनका संविधान होगा ये जरूरी है। अगर ऐसे देश जो लोकतांत्रिक हैं उनका संविधान जरूर होगा, ये मतलब मेन इंपॉर्टेंट है। तो यही कथन सेकंड में दिया था, तो कथन सेकंड भी सही है। आगे दिया हुआ है, संविधान नामक दस्तावेज का प्रारूपण निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। तो जो संविधान का जो निर्माण किया जाता है, तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी या निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा इसका किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। आगे जो दिया हुआ है, संविधान सभा ने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। उस समय कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय मतलब जो संविधान में लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया था, साथ ही साथ उस समय जो ऐसा कोई वो नहीं था कि वयस्क मताधिकार का कोई रूल नहीं था। साथ ही साथ इसलिए संविधान सभा को भारत के सभी लोगों द्वारा सीधे नहीं चुना जा सका, क्योंकि सीधे कोई मत नहीं दे सकता था, कोई इलेक्शन नहीं होता था, डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होता था। इसलिए जब संविधान बनाया गया था उस समय जो है लोगों ने सीधे इसे नहीं चुना था। यह मुख्य रूप से मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। तो प्रांतीय विधानसभाएं उनके जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है संविधान को चुना गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर से ये संबंधित है। 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर डैश कर दिया। तो जो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन नाम था उद्यान का, उसका नाम क्या कर दिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कर दिया, इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो भारत में शासन करने वाले जो लोग थे इनको सीक्वेंस से लगाओ कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद इनको कालानुक्रम के अनुसार लगाओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले जो आए इल्तुतमिश के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी, फिर अकबर, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सीक्वेंस ये है। तो इसके बारे में देखते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सही कालानुक्रम के जो इनका लगा हुआ है, तो इसके बारे में बताया गया भारत में शासन किया इन्होंने। तो इल्तुतमिश जो थे इसका जो शासन रहा 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा। साथ ही साथ जो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक इसने शासन किया भारत पर। शेरशाह सूरी जो है ये 1486 से 1545 तक इसने शासन किया भारत पर। और अकबर जो है 1556 से 1605 तक इसने शासन किया भारत पर। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो जो इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का शासक था। तो गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता था। तो इल्तुतमिश जो है मामलुक राजाओं में तीसरा था। उसने उत्तरी भारत में भूतपूर्व धुरित प्रदेशों पर शासन किया और इसने जो है 1211 से 1236 तक इसने शासन किया। वह दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक भी माना जाता है। तो वैसे तो दिल्ली जो सल्तनत की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन जो वास्तविक माना जाता है कि जो शक्तियों को जिसने बढ़ाया वो इल्तुतमिश ने बढ़ाया। इसलिए इसको जो कहा जाता है दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने मतलब जो प्रभावी शासक इसको माना जाता है। और आगे जो लिखा हुआ है उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो जो इल्तुतमिश ने इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का तुर्क अफगान सम्राट था। तो ये जो है अलाउद्दीन जो खिलजी है ये खिलजी वंश का शासक था। इसने जो है भारतीय उपमहाद्वीप में उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। साथ ही साथ इसने जो है 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन ने राजस्व नियंत्रण, मूल्य निर्धारण नियंत्रण और सामाजिक सुधार सहित कई प्रमुख प्रशासनिक उपायों को लागू किया। तो अलाउद्दीन का खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण में इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहा और इसने बहुत अच्छे से भी कार्य किए भारत में। आगे देखते हैं। इसने जो है नई दिल्ली में सिरी किला अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो टाइम पे है जो है नई दिल्ली में जो सिरी किला का भी निर्माण कराया गया था। आगे जो है शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना जो है शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। सूरी साम्राज्य की राजधानी जो है सासाराम थी। जो सासाराम जो है ये बिहार में है। सासाराम में थी जो अब बिहार में है। उसने जो है शेरशाह सूरी ने जो है 1537 से 1545 तक शासन किया था। वह ऐसा शासक था जिसने रुपये को मुद्रा के रूप में शुरू किया था। तो जो रुपये को जो मुद्रा के रूप में जो चालू करने वाला शासक जो पहला था ये शेरशाह सूरी ही था। इसने जो है 1540 में शेरशाह ने मुगल सम्राट के नेतृत्व को छीन लिया था। 1540 में इसने जो है हुमायूं को हराया था और हुमायूं को जो इसने हराया था कन्नौज के युद्ध में इसने हराया था 1540 में। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह जो है 1545 में उसकी असामयिक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना। बाबर की मुगल सेना में कमांडर बनने से पहले उसने एक सैनिक के रूप में अपना सैन्य करियर शुरू किया था। बाद में बिहार के गवर्नर के रूप में भी इसने कार्य किया। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी आप लोग इसका जो सीक्वेंस दिया हुआ था करेक्ट ये याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये जो इनका सीक्वेंस लगवाने को पूछता है कि कौन पहले था कि कौन बाद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। जो ये जो एक्स दिया हुआ है ये भारतीय संविधान का जो भाग 20 है उसको ये रोमन में लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है संविधान में 22 भाग हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे सारे भाग इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको टिक करता चल रहा हूँ। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि जो भाग फर्स्ट है ये जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है 1 से 4 संविधान में 1 से 4 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो नागरिकता भी पूछा जाता है। तो ये जो है भाग सेकेंड में नागरिकता है और इसका जो आर्टिकल है ये 5 से 11 है। साथ ही जो भाग थर्ड जो है मूल अधिकारों या मौलिक जो है अधिकारों से संबंधित है। तो इसका जो आर्टिकल है 12 से 35 तक इसमें डिफाइन किया गया है। भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इनके जो आर्टिकल हैं 36 से 51 तक डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं। आगे जो ये दिया हुआ है जो भाग 4 का ए दिया हुआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है कि जो भारत के मूल जो नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या हैं उनसे संबंधित। तो ये है 51 ए में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो भाग 5 है भाग 5 जो है संघ से संबंधित है और इनके जो आर्टिकल दिए हुए हैं 52 से 151 तक दिया हुआ है। आगे जो भाग 6 है भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल दिया हुआ है 152 से 237 तक दिया हुआ है।
तो आगे जो पार्ट है, ये जो पार्ट 9 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है जो भाग 9 है, भाग 9 किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है 243 से जो है 243 ओ तक गया हुआ, या ये ओ है, ये 243 से स्टार्ट होकर 243 ओ तक गया हुआ है। तो इसमें पंचायतें हैं। तो यहाँ पे बाकी जो जो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी ध्यान से थोड़ा एक बार रिवाइज देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इससे पूछ लिया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये भाग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है जो भाग 9 का भाग 9 ए जो है, ये जो संबंधित है नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल है 243 पी से 243 जेड जी तक गया हुआ है। और आगे जो है, ये जो आगे जो है भाग 9 का बी जो है, भाग 9 का बी जो है, ये सहकारी समितियां जो हैं इनसे संबंधित है। तो इसका जो आर्टिकल है 243 एच से 243 जेड टी तक गया हुआ है। नेक्स्ट आगे जो है जो भाग 10 है, भाग 10 जो है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका जो आर्टिकल है 244 से 244 जो है 244 से 244 ए से संबंधित है। साथ ही साथ जो भाग 11 है, भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उससे संबंधित है। तो इसका जो आर्टिकल है 245 से 263 तक गया हुआ है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का जो बंटवारा है ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये जो कहा गया है वहाँ पे 263 होता है, तो 263 को आप लगा सकते हैं और करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो ये भाग 12 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ जो भाग 13 है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे और जो है भाग 14 ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो है जो भाग 15 दिया हुआ है, जो भाग 15 जो है इसमें जो इलेक्शन कमीशन की बात कही गई, तो इसमें चुनाव से संबंधित बातें कही गई हैं। और इसका जो आर्टिकल है 324 से 329 ए तक जो है आर्टिकल गए हुए हैं, इसमें जो है इलेक्शन की बात कही गई है। और यहाँ पे जो आगे जो है जो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है 243 से 200 ये जो है 343 से 351 तक इसमें डिफाइन किया गया है। आगे जो है जो भाग 18 है, भाग 18 जो है ये आपातकाल से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है 352 से 360 तक जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भाग जो 20 है ये किससे संबंधित है, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है 368 इसका आर्टिकल है। बाकी जो ये 21 और 22 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी जिस पे जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है या जिनको जो मैंने टिक लगाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एक बार रोक करके इन सबको फिर से पढ़ सकते हैं कि किसमें क्या क्या बताया गया है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो संविधान के जो पार्ट हैं इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, साथ ही साथ जो इनके आर्टिकल या किस भाग में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है? तो एमएसपी जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, इसको कौन डिसाइड करता है? तो इसको जो डिसाइड करता है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है ये डिसाइड करता है। और जो एमएसपी जो दिया जाता है इसके बारे में देखते हैं कि किन किन फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। तो एमएसपी जो दिया जाता है ये इसको जो जारी करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको जारी करता है। साथ ही साथ इसको देखते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करते हैं और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करते हैं। इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन जो है 1965 में इसका गठन किया गया था। यह जो है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक जो है कार्यालय है, उसके द्वारा ये बताया जाता है। यह देश में उभरते मांग पैटर्न के अनुरूप उत्पादकता और समग्र अनाज उत्पादन को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो एमएसपी दिया जाता है ये 23 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। आगे जो ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन में नाबार्ड दिया, तो नाबार्ड के बारे में देखते हैं। तो नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसको जो कहा जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। नाबार्ड भारत में कृषि विकास के लिए एक शीर्ष बैंक है। तो नाबार्ड जो है ये जो कृषि के लिए जो है शीर्ष बैंक माना गया कि जो लोन कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं ये जो है नाबार्ड के द्वारा ही दिए जाते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना जो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी शिव रमन कमेटी के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आगे जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार ये नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था।
साथ ही साथ जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो अग्नेय चट्टानें होती हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो जो पहले में बताया गया है, अग्नेय चट्टानें संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होती हैं। दूसरे में जो है, वे परतों में होते हैं और जीवाश्म सहित होते हैं। थर्ड में कहा गया, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो इसमें इन कथनों में कौन सा सही है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट में क्या कहा गया। जो फर्स्ट में कहा गया है, अग्नेय चट्टानें संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होती है। तो ये जो फर्स्ट में बताया गया है। तो इसी के बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। तो रूस और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है, ये कौन सी नदी बनाती है। तो ये बनाती है अमूर नदी, जो है ये रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। तो अमूर नदी के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था कि अमूर नदी जो है ये जो है रूस और चाइना के बीच में सीमा बनाती है। तो और आगे देखते हैं, एशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि एशिया के बारे में और कौन कौन सी जानकारी है। तो कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी झील है और ये सुपीरियर झील की तुलना में 5 गुना बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो झील है ये कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ी झील है और ये सुपीरियर झील की तुलना में 5 गुना बड़ी है। और जो यहाँ पर जो सुपीरियर झील है ये अमेरिका में है। और यहाँ पे जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है। जो कैस्पियन सागर है यूरोप को एशिया से अलग करता है। आगे जो है, दास्त ए काबिर जो है उत्तरी ईरान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है। तो दास्त ए काबिर जो है उत्तरी ईरान में स्थित जो है सबसे बड़ा नमक का जो है डेजर्ट है। साथ ही साथ चीन में जो लोपनूर झील है यह कई परमाणु परीक्षण के लिए एक साइट है। तो चीन में जो लोपनूर झील है यहाँ जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। आगे जो है, होंगहो को है चीन का दुख कहा जाता है। तो होंगहो जो नदी है ये इसको चीन का सौरो कहा जाता है। यह जो है लोएस भूमि के माध्यम से बहती है और इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। तो होंगहो नदी जो है इसको चीन का सौरो कहा जाता है। साथ ही साथ इसी को जो है पीली नदी भी कहा जाता है। आगे जो है, क्विलिक्स पर्वत जो है, क्विलिक्स पर्वत चीन को उत्तर और दक्षिण चीन से विभाजित करता है। तो क्विलिक्स पर्वत जो है ये चीन को उत्तरी चीन और दक्षिण चीन से विभाजित करता है। यांगजी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यांगजी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ जो मेकांग नदी है, मेकांग नदी जो है चीन, थाईलैंड, लाओस, सीमा, कंबोडिया और वियतनाम से दक्षिण चीन सागर में बहती है। तो ये मेकांग नदी जो है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। आगे जो है, लाओस दक्षिण पूर्व एशिया प्रायद्वीप में एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जो लाओस जो है दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। क्योंकि इसकी कोई जो है समुद्री बाउंड्री नहीं लगती है। आगे जो है, द्वीप समूह को एक द्वीप मंडल भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का। इरावदी नदी जो है या म्यांमार की जीवन रेखा नदी है। तो इरावदी नदी जो है ये कहाँ है, इसके बारे में पूछा जाता है कि जो इरावदी नदी है कौन से देश में बहती है। तो ये जो है म्यांमार में बहती है। आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जापान में ज्वालामुखी, और इसके बारे में देखते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है, जापान में ज्वालामुखी पर्वत जो है फ्यूजियामा जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो फ्यूजियामा जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी जापान में है और ये एक ज्वालामुखी भी है। जापान एशिया में सबसे अधिक जो है औद्योगिक राष्ट्र है। ये जो एशिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक जो है औद्योगिकृत राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है जापान में। आगे जो है, म्यांमार को पहाड़ों और नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार में ही इरावदी नदी बहती है और इसको जो कहा जाता है पहाड़ों और नदियों की भूमि कहा जाता है। और पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है। साथ ही साथ जो जापान है, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये जापान को कहा जाता है। और इंडिया में जो कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग जो सन कहा जाता है, ये जो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया में जो है सबसे पहले जो सूरज दिखाई देता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है। बाकी जो है ये जो डेड सी या मृत सागर है यह दुनिया का तीसरा सबसे नमकीन जल निकाय है जो एक स्थल सीमा सागर बनाता है। और यह जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो सीमा बनाता है, ये जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, म्यांमार और दक्षिण चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली जो भारत में पहली बार किस राज्य में देखी गई। तो जो म्यांमार और दक्षिण चीन से वियतनाम में जो अपनी पहले ये तितली देखी जाती थी, तो इसको भी भारत में देखा गया है। तो भारत में इसको कौन से राज्य में देखा गया है इस तितली को। तो इसको जो देखा गया है इसको अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी दी है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं, तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये जो हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक जो हैं यहाँ के जो राज्यपाल हैं। इसकी जो लोकसभा में सीट होती हैं 2 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं, साथ ही राज्यसभा में 1 सीट है। और अरुणाचल प्रदेश में जो जिलों की संख्या है ये 25 है। और यहाँ का जो राज्य पशु है ये गायल जो है यहाँ का राज्य पशु है। और यहाँ का जो पक्षी ये है, जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये ग्रेट हॉर्नबिल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और आगे जो देखते हैं कि यहाँ कौन से बांध है, क्योंकि बांध और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के बहुत पूछे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में जो बांध है दिबांग बांध है, जो दिबांग नदी पर बना हुआ है। और रंगा नदी जो बांध है ये रंग नदी पर बना हुआ है। साथ ही जो सुबनसिरी जो है, सुबनसिरी निचला बांध जो है ये सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्मों पर विचार करने को कहा गया है। तो जो ये यहाँ इधर आंदोलन और संगठन दिए हुए जो उनके नायक या लीडर हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है इसके संस्थापक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पूछा गया हो, और आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो हैं करेक्ट सही मिलान इनका है। तो जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है इसके जो लीडर थे महात्मा गांधी जी थे। और अखिल भारतीय किसान यूनियन सभा के जो लीडर थे इसके जो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके लीडर थे। साथ ही साथ आत्मसम्मान आंदोलन के जो थे ईवी रामास्वामी नायकर जो थे ये इसके जो लीडर थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये जो है सही युग्म से सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है। तो भारत में जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं इनका कौन सा हिस्सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भारत की 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा जो नहीं है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये खनन, धातु कर्म, संचालन और दवाइयाँ जो हैं ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी जो ये कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और बिजली, कोयला, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी ये सारा जो है ये 8 कोर सेक्टर में आता है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ 4 है ये जो है 8 कोर सेक्टर में नहीं आता है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है कि ये भारत में 8 मुख्य उद्योग हैं। ये कौन कौन से? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन ये जो है 8 कोर सेक्टर में आते हैं। साथ ही साथ सामान्य आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ इनकी औद्योगिक गतिविधि पर उनके संभावित प्रभाव के कारण इन्हें कोर सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये इनका जो सामान्य आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र में इनकी जो पकड़ होती है इसके आधार पर इनको कोर सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि किसी देश के लिए ये 8 इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जो कहा जाता है कोर उद्योग कहा जाता है। इन 8 उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन जो होता है इसमें जो इनका जो शेयर होता है ये है 40.27% इनका हिस्सा है। इन सभी क्षेत्रों का प्रतिशत इस प्रकार है। तो अभी आगे जो टेबल दी हुई है कि जो 8 कोर सेक्टर हैं इनका जो है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में कितना कितना शेयर है इसके बारे में आगे दिया हुआ है, ये देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा शेयर दिया हुआ है ये पेट्रोलियम और रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा शेयर है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी का है, ये जो है 28.04 है। उसके बाद जो है बिजली उत्पादन का है ये जो है 19.85 है। साथ ही साथ उसके बाद इस्पात का है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि जो 8 कोर सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, तो ये जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा शेयर है। और ये जो इंडस्ट्री जो 8 है तो ये जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी, बिजली उत्पादन, इस्पात, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, सीमेंट और ये सारी आती हैं 8 कोर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित? तो बनिहाल दर्रा जो स्थित है ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 2832 मीटर है। यह पीर पंजाल श्रेणी में एक पहाड़ी दर्रा है और बनिहाल को है काजीगुंडा से जोड़ता है। साथ ही साथ बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है और जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो बनिहाल दर्रे को जो जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है और यह जो भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग जो है ये जवाहर सुरंग ही है। तो इसके बारे में देखते हैं। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के नीचे पीर पंजाल पर्वत से होकर 2.5 किलोमीटर या 1.6 मील लंबी सुरंग है जो बनिहाल को पहाड़ के दूसरी ओर काजीगुंडा से जोड़ती है। तो ये जो सुरंग जो है बनिहाल से निकल करके आगे जो दूसरी तरफ काजीगुंड को जोड़ती है। आगे देखते हैं।
आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है, ए हंटर आयोग, दूसरा सेडलर आयोग, तीसरा जो है वुड डिस्पैच और सार्जेंट आयोग है, इनके बारे में पूछा गया है। तो इनको इनकी जो है बनने के कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो करेक्ट है ऑप्शन 4, तो 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं, ये कि ये कब और किस सन में बने। तो जब यहाँ पे जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग जो है ये 1882 में बना था। इसका गठन भारत में प्रारंभिक शिक्षा सुधार हेतु बनाया गया था। तो हंटर आयोग जो है ये शिक्षा के लिए बनाया गया था। इसका एक अन्य उद्देश्य वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन को में विफलता की जांच भी करना था। और इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग भी था। तो ये हंटर आयोग जो था, इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग भी था। इसकी नियुक्ति जो है भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इसमें जो सिफारिश जो क्या क्या की गई थी हंटर आयोग में, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा में प्रगति लाना है, साथ ही साथ स्कूलों के लिए अनुदान सहायता भी करना है और नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, ये सब जो है हंटर आयोग में बताया गया था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1882 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है जो सेडलर आयोग है, सेडलर आयोग की स्थापना जो है 1917 में की गई थी। इसकी जो स्थापना जिन्होंने की थी डॉक्टर माइकल सेडलर ने इस समिति के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर माइकल सेडलर थे, यही इसके अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम जो है सेडलर आयोग कर दिया गया। इसमें जो इन्होंने कहा था, इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी और इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल स्थापित किए जाएँ। और इसने माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग बोर्ड की भी सिफारिश की थी। तो इन्होंने जो माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के लिए जो अलग बोर्डों की सिफारिश जो है सेडलर आयोग में की गई थी। आगे जो है वुड डिस्पैच के बारे में देखते हैं। तो वुड डिस्पैच जो है इसकी स्थापना जो है 1854 में की गई थी। और जो इसकी स्थापना जो की गई थी, इसके जो चार्ल्स वुड थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण पत्र भेजा था। तो ये जो है जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के टाइम पे ये जो वुड डिस्पैच आयोग बनाया गया था, इन्होंने भारत में शिक्षा की नींव रखी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी सिफारिश में कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय दर्शन पर जोर दिया था। आगे जो है सार्जेंट आयोग के बारे में देखते हैं। तो आगे जो सार्जेंट आयोग है, सार्जेंट आयोग जो है इसकी स्थापना जो है 1944 में की गई थी। सर जॉन सार्जेंट को 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जो औसतन उत्कृष्ट और उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट योग्यता रखते हैं। तो ये जो सार्जेंट आयोग में बताया गया था। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग इसकी फिर से इसके जो सन याद कर लीजिए, क्योंकि इसके जो ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हंटर आयोग की जो बना था ये 1882 में बना था और साथ ही साथ जो सेडलर आयोग बना था ये जो है 1917 में बना था। वुड डिस्पैच जो है 1854 में बना था। साथ ही सार्जेंट आयोग जो बना था ये 1944 में बना था। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी तो इसके लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो है नर्सिंग से संबंधित वीडियो तो डाली ही जा रही हैं। साथ ही साथ जो नर्सिंग में जीएस का पोर्सन है और जो यूपी पीसीएस में अभी हिंदी का जो पोर्सन आएगा, यूपी पीसीएस में जो हिंदी का पोर्सन आएगा और जीएस का पोर्सन आएगा, क्योंकि जीएस का पोर्सन सभी में इंपॉर्टेंट है तो वो तो इक्वली सब में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हिंदी का पोर्सन है, जो यूपी ट्रिपल सी जो पीईटी है उसमें हिंदी का पोर्सन आएगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस में जो स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है उसमें भी हिंदी आएगी। तो हिंदी की भी वीडियो डाली जाएगी, तो आप लोग उसको भी देख सकते, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।